हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट पेपर रहेगा। और साथियों, आपका इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके आज होने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग जरूर लाइक करेंगे, और अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो साथियों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। क्या पूछा गया है, स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो कौन सी विधि जो है वो आपकी स्मृति मापन के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताते चलिएगा। अगर आप लोग चाहें कि एक साथ नंबर बताएंगे काउंट करके, तो आप लोग एक साथ भी अंत में, वीडियो के अंत में ज़रूर अपने एक साथ नंबर बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या पूछा गया है, स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला है प्रत्याहान विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है पहचान विधि, और चौथा है पुनः सीखना। ठीक है, तो साथियों, इसमें क्या पूछा गया है, किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो स्मृति है तो प्रत्याहान विधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, पहचान विधि है ये भी आपकी हो जाएगी स्मृति मापन के लिए, और पुनः सीखना ये भी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो आपकी तार्किक विधि होगी ये नहीं होगी। तार्किक विधि होती है तो तार्किक से मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ये कैलकुलेशन में आपका आ जाएगा। तो ये आपकी स्मृति जो है वो जो विधि है वो स्मृति विधि मापन के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग बता भी सकते हैं। ठीक है, तो साइमंड, होल्ट्जमैन या मरे या फिर बेहलक। ठीक है, तो जो टेट का जो आपका अंतर्बोध परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको कि अपन कहते हैं टेट, ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो विकास है वो मरे के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये हमारी मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम है मरे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या फिर उपरोक्त सभी। आपका क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 किस चीज़ पर बल देता है आपका। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा करके सीखने पर। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, एनसीएफ जो 2005 है वो करके सीखने पर बल देता है, और उसका जो अर्थ होता है, इसका जो व्यवहारिक अर्थ होता है, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान को प्रोत्साहन देना। ठीक है, करके सीखना। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में जो अपेक्षाकृत है वो कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या फिर आक्रामकता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रगतिशील जो परिवार होते हैं उनके बच्चों में अपेक्षाकृत जो प्रेरक होता है वो अधिक प्रबल होता है। किस चीज़ में होता है, संबंधन में, जिज्ञासा में, उपलब्धि में या फिर आक्रामकता में। ठीक है, तो साथियों, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका उपलब्धि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं है। तो पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं होगा, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वस्थ वातावरण। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे साथियों। आपको बिना बताए हुए आपने एक ऑप्शन ऐसा देख लिया होगा जो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो जी हाँ साथियों, वो स्वस्थ वातावरण जो है वो पिछड़ेपन का कारण कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बीच में बिल्कुल भी वीडियो को छोड़कर मत भागना। अगर आपको टाइम नहीं है तब आप लोग जब देखिएगा जब आपको टाइम हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपकी वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो एस टेट हो, रीट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, या जो एडेड स्कूलों में वैकेंसी निकली हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे
पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। और इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको प्रेस कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, और आप लोग नई नई वीडियो को देख पाओगे। क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अर्थ क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, या दूसरा ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, या फिर चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दंतकार देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो अर्थ है उसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, तो ये आपका ये तीसरा जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान है। इसके अंतर्गत छात्र क्या करते हैं, एक छोटा समूह आपसी मतभेद भुलाकर के बनाती है। ठीक है, जिसमें कि एक सामान्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सक्रिय रूप से करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो कौन से चरण आते हैं, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, या सेकंड है प्रतिक्रिया चयन, या तीसरा है पूर्व प्रक्रमण, या फिर चौथा है श्रेणीकरण। तो आपका इन चरणों में सही क्रम क्या हो जाएगा आपको वो बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही क्रम आपका हो जाएगा वो पहला हो जाएगा पूर्व प्रक्रमण, इसके बाद आएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका प्रतिक्रिया चयन, और लास्ट में जो आपका आएगा वो आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो चौथा विकल्प जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या हो, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, या फिर उन्हें खेलने का मौका मिले, या फिर उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, या फिर कड़ा अनुशासन हो। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको आता है, आप लोग जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। तो साथियों बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ कैसा हो, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, तो बच्चे किस वातावरण में सीख सकते हैं, जहाँ वो अपनी बात को रख सकें, अपनी बात को प्रकट कर सकें, या बोल सकें, कह सकें। ठीक है, और उनको तर्क वितर्क करने का उनको समान अवसर दिया जाए। ठीक है, तो उसी वातावरण में बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या हो उनके अनुभवों को जाना जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, उनके तर्क वितर्क का उनको एहसास कराया जाए। ठीक है, और उनको सही ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये आपका पहला जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है, एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, या फिर भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या फिर एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या फिर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो क्या हो जाएगा उसका कारण, सभापति के स्थान पर शिक्षिका ने क्या लिखा, सभाध्यक्ष। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वो अध्यापिका जो है वो एक लिंगानुमुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, ये आपका तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो इसका भी आपको आंसर पता होगा कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, या फिर दूसरा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, या फिर तीसरा जो ऑप्शन है जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या फिर चौथा है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो इसलिए हो जाएगा कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है,
किस प्रकार दर्ज किया जाता है व किस प्रकार सुधार किया जाता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या होता है, एक शिक्षक को यही तो पता चलता है उससे, व्यापक मूल्यांकन से और सतत मूल्यांकन से, कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है और बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है और बच्चों को क्या सिखाना है। ठीक है, यह पता लगाने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करता है, स्वनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो असंगठित घर से आने वाला बच्चा होता है वो सबसे अधिक जो कठिनाई का अनुभव करता है वो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे या फिर वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको आता होगा, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कई जगह। ठीक है, तो साथियों आप देखते हैं कि जो छात्र बुद्धिमान है तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसको करने देंगे, उस तरह से उसे अनुप्रेरित भी उसको करेंगे, उसको सलाह भी देंगे, जैसा कि वो बच्चा अधिक से अधिक उन्नति कर सके और अधिक से अधिक मेहनत के द्वारा, प्रयास के द्वारा वो अच्छे से अच्छा बुद्धिमान छात्र बन सके। ठीक है, और उसका हर संभव प्रयास करेंगे उसको मदद देने की। ठीक है, तो यही आपको ऑप्शन में बताया जा रहा है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे या उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जब आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए कि उन्हें उनके लिए जो विषय आप लोग विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उसको रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे का मन लगे पढ़ाई में। ठीक है, और वो बच्चा रुचि ले उसमें। ठीक है, उस सब्जेक्ट में। तो यही आपका जो चौथा विकल्प है इसमें बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे ताकि बच्चा क्या हो पढ़ सके और वो चित्तवृत्ति में आ जाए। ठीक है, और उसका मन भी लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन मानव विकास का सही क्रम है, तो क्या हो जाएगा सही क्रम। आप लोगों को पढ़ना है, चारों सही क्रम बताना है साथियों आपको। पहला शैशवावस्था, किशोरावस्था, इसके बाद बाल्यावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो आपने इतना ही पढ़ लिया होगा तो आपने देख लिया होगा कि पहले आती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था के बाद आती है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद आएगा आपका किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आएगा आपका प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, और आप लोग इसके बारे में ये भी समझ लीजिएगा कि जो शैशवावस्था है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष होती है, तो वो होती है 0 से 5 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था कितनी होती है 6 से 12 वर्ष तक की। ठीक है, अब किशोरावस्था चले जाएंगे अपन लोग तो 13 से आपकी 19 हो जाएगी। ठीक है, या 18 हो जाएगी। ठीक है, 12 से 18 मानी जाती है लेकिन अपन इसको 13 से 19 मान के चलेंगे। ठीक है, यही आपका रहता है, और जो लास्ट में प्रौढ़ावस्था आएगी वो 19 से ऊपर आती है। ठीक है, 19 से आपकी ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था थायरनाइक द्वारा, स्किनर द्वारा, पावलोव द्वारा या फिर कोर्ट लेविन द्वारा। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। तो ये प्रभावशाली किसने बताया है, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ये आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है साथियों, और पूछा भी जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या फिर मैकडूगल का। तो साथियों आपको ये मैंने ट्रिक बताई थी उसमें, जिसमें कि आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, ये आपको ट्रिक के द्वारा बताया गया था। अब यहाँ पर इसकी भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, तो ये कथन जो दिया था, ये सिद्धांत दिया था, वो डार्विन ने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो विकल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसकी ट्रिक देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, सारे की सारी सिद्धांत हैं आपको ट्रिक से बता दिए गए हैं। तो इसकी आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। ठीक है, तो कौन रहता है? डार्विन। अब आपको याद रखना है डार्विन से 1 मिनट के लिए, डार्विन। ठीक है, डार ऐसा लिखा जाएगा, डार। ठीक है, तो डार से आपको डर याद रखना है। ठीक है, डार से आपको डर याद रखना है। ठीक है, तो डर, सर्वाधिक जीवित कौन व्यक्ति रह सकता है? जो डर के बिना रहता हो। ठीक है, जिसको डर है वो सर्वाधिक जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जीवित कौन रह सकता है? जिसको कि किसी भी प्रकार का डर नहीं है। ठीक है, तो डर से आपको क्या याद रखना है? डार्विन। ठीक है, और बिना डर के जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है वो क्या कहलाता है? वो आपका एक सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, डर के बिना व्यक्ति कैसा रह सकता है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रह सकता है। ठीक है, किसके बिना? डर के बिना। डर से क्या याद रखना है आपको? डार्विन। ठीक है, तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत सारी आपको ट्रिक बता दी गई हैं साथियों, वो वीडियो डली है, अगर आप लोग चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में भी आपको वो दे दी गई है। और अगर आप लोग वैसे भी चाहें तो वीडियो में जा कर के आप लोग बाल विकास के सिद्धांत ट्रिक से आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ये किसका किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या फिर अभी क्षमता का। ठीक है, तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किस चीज़ का किया जाता है? तो वो विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि अध्यापक है? लिंग, जेंडर, पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला या फिर नीतिपरक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिंग, जेंडर, पक्षपाती, वो अध्यापक माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समझना गलत बात हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता है। आपको समान रूप से सभी को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, आपको ये तर्क वितर्क नहीं लगाना चाहिए कि आपकी क्लास में बच्चे होशियार हैं या फिर बच्चियां होशियार हैं। ठीक है, तो ये आपका एक लिंग, जेंडर, पक्षपाती माना जाता है। ठीक है, इसलिए आपको सभी को समान रूप से शिक्षा देना है, बिना आपको पक्षपात के। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था को बच्चे, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है, या फिर बच्चे को परिवेश के अनुसार बदलना है, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो समावेशी जो शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। ठीक है, तो व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है ताकि बच्चे शिक्षित हो सकें, उनका पढ़ाई में मन लगे। ठीक है, वो चित्तवृत्ति में लाएं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समावेशी विद्यालय में क्या होना चाहिए? आपके सामने है ऑप्शन, आप लोग पढ़िएगा इनको और आंसर भी बताइएगा। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, एक समावेशी विद्यालय है तो वो हो जाएगा, विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था? एक समावेशी विद्यालय कैसा होता है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए कैसा रहता है? प्रतिबद्ध रहता है। ठीक है, कृतज्ञ रहता है कि उनको किस हिसाब से जो अधिगम है, यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना, तो सिखाने से संबंधित जितने भी उपाय किए जा सकते हैं समावेशी विद्यालय में, वो सभी उपाय किए जाते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार से सीख सकते हैं, किस प्रकार हमें उनको सिखाना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, परिपक्व विद्यार्थी हैं, तो परिपक्व विद्यार्थी क्या कहलाएंगे? आप ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर देना है। ठीक है,
तो परिपक्व विद्यार्थी वो कहलाते हैं जो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी भी टॉपिक पर आप अपने बच्चे क्लास में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, साथ साथ उसको शिक्षा देने के साथ साथ कई भी ऐसी बात के द्वारा उनको समझाने का प्रयास करते हैं जिससे वो बच्चे भावनाओं से जोड़ते हुए किसी भी चीज़ के अध्ययन को आसानी से उसको समझ सकें और उसका अध्ययन कर सकें। ठीक है, परिपक्व विद्यार्थी वही आपका होता है जो कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभ विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते हैं। इसके आगे भी दिया हुआ है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, या फिर अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या फिर विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण हैं। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो विभेद एवं एकीकरण विकास की क्या होते हैं, लक्षण आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रेरणा, संवेदना, सीखना और प्रत्यक्षीकरण। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका 2020 यूपी टेट में पूछा गया था। ठीक है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है, बताइए आप लोग आंसर। तो साथियों कार्य को आरंभ करने और जारी करने की जो नियमित करने की प्रक्रिया है वो आपकी प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो जो पहला आपका ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या हो जाएगा, विस्मृति कम करने का उपाय। ठीक है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, या फिर पाठ की पुनरावृत्ति, या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। ठीक है, तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या हो जाएगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों विस्मृति तो विस्मृति अगर आपको कम करना है, तो दोस्तों आपको अगर विस्मृति कम करना है तो क्या करना होगा, किसी भी चीज़ को जिसकी आप लोग चाहते हैं कि ये आप लोगों को हमेशा याद बना रहे, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति करना चाहिए, यानी कि आपको उस पाठ की पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने अगर आज पढ़ लिया और 3 दिन बाद 3 दिन तक आपने लगातार नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, आप लोग उस चीज़ को भूल जाओगे। अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है, आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, तो क्या होगा, विस्मृति आपकी कभी नहीं होगी। ठीक है, आपको वो हमेशा याद बना रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ भाइयों कि आप लोग ज़रूर मेहनत करते रहिएगा और ज़रूर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। जो भी हमारे भाई बहन इस बार यूपी टेट का पेपर देना है, पहली बार देना है या जितनी भी बार देना है, आपको आप लोगों को पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और 120 नंबर से अधिक आपको नंबर अर्जित भी करना है। ठीक है, और वो हम कराएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो भी सब्जेक्ट का पोर्शन, वो आपको पढ़ते रहना है। साथियों मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आपको 120 नंबर से आपके कतई कम नंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, आप लोगों को केवल पढ़ते चलना है हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके हैं क्रोध व भय, अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, या फिर मूल प्रवृत्ति के। ठीक है, तो क्रोध व भय किस प्रकार हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्रोध व भय जो प्रकार हैं वो संवेग के प्रकार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा और भी ऑप्शन देखते हैं साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, या फिर विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो आपका यही ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है, किसका, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का। ठीक है, तो बच्चों की सामाजिक विकास में
खालिस्तान का किस चीज़ का विशेष महत्व हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो खेल का विशेष महत्व होता है। तो बच्चे का जो खेल के मैदान में सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है, और उसका जो बौद्धिक विकास भी होता है खेल के मैदान में, ठीक है। तो बच्चा वहाँ पर हर एक चीज़ सीख सकता है खेल के मैदान में, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो कब सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, या फिर अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली में क्या विशेषता होती है? अधिक महत्वाकांक्षा होती है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रतिभाशाली की जो विशेषता होती है वो अधिक महत्वाकांक्षी भी होते हैं, बुद्धि लब्धि उनकी 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, सृजनवाद में क्या हो जाएगा? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, या शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या फिर शिक्षा व्यवहारवादी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है, ठीक है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है। तो साथियों कैसा लगा आज का आपको प्रैक्टिस सेट पेपर? और साथियों 30 क्वेश्चन आपने किए भी होंगे और साथ साथ में करते भी गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों में से कुछ लोगों ने ज़रूर कमेंट किया होगा किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर। अगर नहीं किया है तो दोस्तों अब आप लोग एक साथ हमें अपने नंबर काउंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों ने 30 में से कितने सही किए हैं, ठीक है। अगर आपने 25 भी किए हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों। 20 जितने भी आपने नंबर प्राप्त किए हैं, अर्जित किए हैं, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पेपर ये भी हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को, और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। उसको प्रेस करने से क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।